नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी रोचक और सस्पेंसफुल कहानियाँ। अगर आपको यहाँ पर हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और साथ के साथ अपना कमेंट करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब भी करें। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलो आज की कहानी को शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हम सब ने सुना था कि यहाँ पर अनिका रोहित के ऑफिस से वापस से मारवा हाउस में आ जाती है। अनिका यहाँ पर अब अपने कमरे में आती है तो वो सोचती है कि वो पहले एक बार लैब में जाकर देख ले। इसलिए अब अनिका ये सोचते हुए ही अब अपने सीक्रेट लैब में चली जाती है। अनिका जैसे ही वहाँ देखती है वहाँ का नजारा देखकर तो खुद अनिका भी हैरान हो जाती है और वो बैनी से कहती है ये सब क्या हो रहा है। तो बैनी अनिका को सब कुछ बता देती है कि ये अपने आप को सर जी कह रहे हैं और ये हमें उकसा रहे हैं फाइट करने के लिए, तो बस हम इन्हीं के साथ फाइट कर रहे हैं। और इधर यहाँ पर कृष्णन बस अनिका को कहते हैं प्लीज मुझे बचा लीजिए, अच्छा हुआ कि आप आ गई, सेव अस। अब यहाँ पर अनिका ने किशन से कहा कि आप शांत हो जाइए, देखिए एक मिनट पहले आप शांति लीजिए, एक बार मैं इनसे बात तो कर लूँ। और ये कहने के बाद अब वो सर जी के पास जाकर कहती है शांत हो जाइए आप, देखिए क्या कर रहे हैं आप ये। अनिका की ये बात सुनते ही अब वो इंसान अब अनिका के सामने आकर कहता है अब तुम मेरे साथ फाइट करने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ने वाला हूँ। अब उस शख्स की ये बात सुनते ही अनिका कहती है ठीक है, मैं आपसे फाइट करने के लिए रेडी हूँ, लेकिन मुझे आपसे कुछ बात करनी है, क्या आप मुझसे वो बात करेंगे। अनिका की इस बात पर अब वो इंसान कहता है बोलो क्या बात करनी है तुम्हें मुझसे। या उसकी इस बात को सुनकर अब अनिका अपने आंखों के इशारे से अब बैनी को सामने केमिकल में रखी हुई पिन की तरफ इशारा करती है, क्योंकि वहां पहले से ही केमिकल रखा हुआ था। या एनी भी अब अनिका के इशारे को जल्दी से समझ जाती है और उस इशारे को समझकर अब वो उसी तरफ ही जाने लगती है। और यहाँ अनिका उनसे कहती है क्या आपको पता है कि आप कौन हैं। अनिका की इस बात पर अब वो शख्स कहता है हाँ, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ मैं कौन हूँ। अरे कैसी बेवकूफ़ों वाली बातें कर रही हो लड़की तुम, हाँ तुम्हें खुद नहीं पता कि भला ऐसा भी कोई इंसान होगा जिसे ये ना पता हो कि वो कौन है। अरे मैं सर जी हूँ, सर जी। अब उस शख्स की इस बात पर अनिका कहती है नहीं, बिल्कुल भी नहीं, आप सर जी नहीं है, आप झूठ बोल रहे हैं। आप क्यों बोल रहे हैं ये झूठ, क्योंकि ये बात तो मुझे भी पता है कि आप सर जी हैं ही नहीं। अनिका की इस बात पर अब सर जी को गुस्सा आता है और अब वो कहते हैं झूठ मत बोलो लड़की तुम, और हाँ तुम्हें मेरी ताकत का अंदाजा नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ क्या से क्या कर सकता हूँ, इसलिए मेरे सामने कुछ भी कहने से पहले 10 बार सोचना, क्योंकि मैं सर जी बाद में हूँ, लेकिन उससे पहले एक राक्षस हूँ जो किसी के भी साथ कुछ भी करने से पहले सोचता तक नहीं है। इसलिए मुझसे कुछ भी झूठ कहने से पहले अब तुम आगे कुछ भी बोलने से पहले इवन सोचना जरूर। अब यहाँ पर अनिका ने अब उन्हें एकदम से अपनी बातों में फंसा कर रख लिया था ताकि यहाँ पर अब एनी अपना काम कर सके। अनिका भी यहाँ पर सरजी से ऐसे ही कुछ न कुछ बातें किए जा रही थी और सरजी भी यहाँ पर अनिका की बातों का जवाब देते जा रहे थे कि तब तक मौका देखकर एनी ने अब यहाँ पर अपनी स्पीड में अनिका ने उसे जो पिन के लिए बोला था उस पिन को भी सरजी के गले में चुबो देती है पीछे से, जिसे कुछ जैसे ही एनी ने यहाँ पर उसके गले में उस पिन को चुबोया तो उस पिन के चुबोने से यहाँ पर कुछ ही सेकंड्स में यहाँ पर सरजी बेहोश हो जाते हैं। इधर सरजी को ऐसे बेहोश देखकर अब अनिका एनी से कहती है इन्हें अच्छी तरह से बांध दो एनी, मुझे इनसे अभी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन निकलवानी है, क्योंकि ये अभी अपने मुझे जिस शख्स से बात करनी है ये अभी वो नहीं थे, इसलिए ऐसा ना हो कि ये दोबारा फिर से अपने आप को आज़ाद कर लें, मैं ऐसा माहौल दोबारा नहीं चाहती। इधर अनिका की ये बात सुनते ही अब कृष्णन भी कहते हैं अनिका आप तो डॉक्टर है ना, तो आप प्लीज मेरे पापा को ठीक कर दीजिए, देखो ना मेरे पापा को क्या हो गया है, वो कैसी बातें कर रहे हैं, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, मुझे तो ये भी समझ में नहीं आ रहा कि वो ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहे हैं, वो अपने आप को सर जी क्यों कह रहे हैं।
क्योंकि मैं अपने पापा को अच्छी तरह से जानता हूँ। और इवन मैं क्या, आप भी तो पापा को अच्छी तरह से जानती है ना। हाँ, आपने तो उनसे सारी ही दीक्षा शिक्षा ली थी। तो आप प्लीज़ प्लीज़ अब उनकी दी हुई शिक्षा को प्लीज़ यूज़ करके अब उनको ठीक कर दो। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि मैं अपने पापा को ऐसी हालत में नहीं देख सकता। कृष्णन की इस बात पर अब अनिका कहती है, देखिए मिस्टर कृष्णन, आप अभी रिलैक्स कीजिए। अगर आप खुद इस तरह से पैनिक करेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा, क्योंकि इस समय हमें थोड़ा सा सावधानी से और थोड़ा सा शांत होकर काम करना है। इसलिए मैं आपको यही कहूँगी कि अभी पहले आप रिलैक्स हो करिए। आपके पापा को कुछ भी नहीं हुआ है। बस मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। आप मुझे मेरे सवालों का जवाब ठीक दीजिए, ताकि मैं इसके रीज़न तक पहुँच सकूँ कि आखिर वो ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हैं। क्योंकि कृष्णन, देखिए, मुझे तो खुद भी नहीं पता है कि वो ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहे हैं। अब यहाँ पर जैसे ही कृष्णन ने ये बातें सुनी तो अब यहाँ पर कृष्णन अब अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं और अब वो कहते हैं, हाँ अनिका, पूछो, आपको क्या पूछना है। तब अब अनिका कहती है, मेरा पहला सवाल ये है कृष्णन कि प्रोफेसर वांगापट्टू को क्या हुआ है, वो ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहे हैं। क्या आप मुझे कुछ बताएंगे? फिर मैं आपको ज़रूर कुछ बताऊंगी। और हाँ, जब तक मैं आपको कुछ भी नहीं बता देती तब तक आपको वेट करना होगा, क्योंकि मैं अपनी पूरी की पूरी स्टडी के बाद ही आपको सब बता पाऊंगी। इस बात पर अब कृष्णन कहते हैं, मेरे पापा ठीक तो हो जाएंगे ना अनिका। इस बात पर अब अनिका कहती हैं, देखो कृष्णन, मैं झूठ तो नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ, आई विल ट्राई माई बेस्ट। या अनिका अब कृष्णन को ये कहती है। इधर कृष्णन को भी अनिका के ऊपर पूरा विश्वास तो जरूर था। उसे अच्छी तरह से पता था कि अनिका ही उसके पापा की इकलौती ऐसी स्टूडेंट है, इसलिए उसे पूरी तरह से विश्वास था कि वो उसके पापा को ठीक कर देगी। इधर अनिका अब कृष्णन को ये सब कहने के बाद अब एनी से कहती है, जब इन्हें होश में आएगा एनी, तभी मुझे इन्फॉर्म कर देना। और हाँ, मेक श्योर कि इनके हाथ पैर बंधे हों, क्योंकि अब की बार इनके हाथ पैर खुले हुए नहीं होने चाहिए जैसा अभी हो रहा था। हम इन्हें चोट नहीं पहुंचा सकते हैं एनी, वो भी इस एज में। यहाँ पर अनिका की इस बात पर अब एनी कहती है, ओके मैडम, कमांड एक्सेप्टेड। अब दोबारा ऐसा नहीं होगा। यहाँ इन्हें कमांड देते हुए ही एनी यहाँ इन्हें ऐसे कमांड देते हुए ही अनिका वहाँ से अपने रूम की तरफ जाने लगती है। और यहाँ कृष्णन अब यहाँ पर अपने पापा का ये रूप देखकर तो वो और भी ज़्यादा शौक में चले जाते हैं। कृष्णन को तो अपने पापा को देखकर यकीन भी नहीं हो रहा था कि ये उसके पापा ही हैं या सच में कोई और है। भला उसके पापा की दो पर्सनैलिटी कैसे हो सकती हैं। एक तरफ उसके पापा आयुर्वेद के एक अच्छे जानकार हैं और दूसरी तरफ ये अपने आप को सर्जी कह रहे हैं, एक राक्षस कह रहे हैं जो इंसानों के ऊपर रहम नहीं करता। भला ऐसा कैसे संभव हो सकता है। आखिर अब वो सच माने तो किसे माने। सच उसको माने क्योंकि इतने सालों से उसने अपने पापा को देखा है, उस वांगापट्टू को अपना माने, या फिर इस सर्जी की पर्सनैलिटी को। जहाँ एक तरफ कृष्णन ये सब सोच कर हैरान हो रहा था, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है और ये उसके पापा ऐसा कर क्यों रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ एक लोकेशन पर एक चेयर पर अब यहाँ पर किसी को बांध कर रखा गया था और यहाँ पर एक आदमी अब अपने बॉस से उस शख्स को बांध कर कहता है, बॉस, इन्हें अब कुछ ही देर में होश आने वाला है। अब अपने इस आदमी की बात पर अब वो उसका बॉस कहता है, तुमने सच में बहुत ही अच्छा काम किया है, गुड जॉब, अब तुम यहाँ से बाहर जा सकते हो। अब ये सुनते ही वो आदमी भी अब उस रूम से बाहर निकल कर अब दरवाजे के पास खड़ा हो जाता है। और यहाँ जब एक शख्स को अब यहाँ पर धीरे धीरे होश आने लगता है तो उसे अपनी आंखों के सामने अब सब कुछ बलर सा दिखाई देता है, सब धुंधला सा दिखाई देता है। इधर कुछ देर के बाद जब उसने पूरी तरह से होश आता है तो सामने जो शख्स उसके आगे बैठा हुआ था उसे देखकर तो अब ये बंधा हुआ शख्स कहता है, तुम यहाँ पर, तुम मुझे यहाँ पर इस तरह से ऐसे कैसे ला सकते हो। हाँ, तुम मेरे दोस्त हो मिस्टर आकाश गुलेरिया। इधर ये सुनते ही अब उस शख्स के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है
और वो कहता है, हाँ ये तो अच्छी बात है कि तुम्हें होश आ गया है मिस्टर लक्ष्य सान्याल। मुझे सच में खुशी हो रही है तुम्हें इस तरह से होश में आया हुआ देखकर। आकाश की इस बात पर अब यहाँ पर लक्ष्य कहता है, मेरे साथ ये सब करने की क्या जरूरत थी आकाश? हाँ, क्यों किया है तुमने मेरे साथ ये सब? अब लक्ष्य की इस बात पर अब आकाश कहता है, तुम अब आकाश गुलेरिया की बहन से शादी करने वाले हो, तो मैंने सोचा कि तुम्हारे साथ कुछ बातें पहले ही क्लियर कर दूं, क्योंकि देखो जब तुम मेरी बहन से शादी करने वाले हो तो मुझे कुछ बातें तुम्हें पहले ही बता देनी चाहिए, क्योंकि मैं बाद में किसी भी तरह का कोई भी ड्रामा नहीं चाहता। अक्षय की इस बात पर अब आकाश की इस बात पर अब लक्ष्य कहता है, अगर ऐसी ही बात थी आकाश तो तुम मुझे कॉल या मैसेज ही कर देते, तुम्हें ये सब मेरे साथ करने की जरूरत क्या थी? अरे मैं तो खुद गुलेरिया हाउस आ जाता ना, या फिर तुम भी तो खुद सन्याल हाउस आ सकते थे, मैंने तुम्हें भी कहाँ रोका है। जब हम ये चीजें आमने सामने पहले ही बैठ कर सकते थे तो तुमने ये वाला रास्ता क्यों चुना? तुमने मुझे इस तरह से किडनैप करके मुझे यहाँ इस तरह से चेयर पर क्यों बांधा हुआ है आकाश? हाँ, क्या ये सही है? अब लक्ष्य की ये बात सुनते ही अब आकाश गुलेरिया कहता है, क्या वैसे मुझे मजा नहीं आता। अब चलो लेट्स कम टू द पॉइंट। तुम मेरी बहन से शादी करने वाले हो तो मैं तुम्हें पहले ही कुछ समझा देता हूँ जो तुम्हारे लिए बहुत ही जरूरी है। अब आकाश गुलेरिया की इस बात पर लक्ष्य कहता है, क्या समझाना चाहते हो आप मुझे? अब लक्ष्य की इस बात का जवाब देते हुए अब आकाश गुलेरिया कहता है, तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा लक्ष्य, कि तुम मेरी बहन को हमेशा ही खुश रखोगे। देखो मैं पहले ही तुम्हें एक वार्निंग भी दे रहा हूँ, या मेरी एक राय समझ लेना, मेरी बहन की आंखों में कभी भी आंसू नहीं आने चाहिए। उसकी लाइफ में चाहे कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए तुम कभी भी उसका साथ नहीं छोड़ोगे। उसके हर एक अच्छे और हर एक बुरे समय में तुम हमेशा उसके सामने एक ढाल बनकर खड़े रहोगे। उसे कभी अपनी लाइफ में अकेला महसूस नहीं होना चाहिए। और हाँ, उसके हर डिसीजन की तुम रिस्पेक्ट करोगे। इवन उसके हर डिसीजन के रिस्पेक्ट करते हुए ही तुम उसका साथ भी दोगे और उससे जुड़े हर रिश्ते को तुम दिल से निभाओगे। बोलो तुम्हें मंजूर है लक्ष्य मेरी ये शर्तें? क्या कहोगे तुम इसके बारे में? यहाँ आकाश गुलेरिया की सारी ही बातें सुनकर अब लक्ष्य कहता है, इतने सारे प्रोमिसेस मुझे तुम्हें देने हैं, लाइक सीरियसली? लेकिन मुझे ये सब प्रॉमिस देते समय आपसे मुझे थोड़ा सा समय चाहिए। लक्ष्य की इस बात पर आकाश गुलेरिया कहता है, हाँ इतने सारे प्रोमिसेस, और देखो अगर तुम्हें ये सब मंजूर है तो तुम मेरी बहन से शादी कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। यहाँ पर आकाश की ये बात सुनते ही अब लक्ष्य कहता है, हद करते हो यार आकाश तुम भी। अब मेरे हाथ तो खोलो। अरे मेरे हाथों में पेन हो रहा है। सच में तुमने तो मुझे एक पल के लिए डरा ही दिया। अरे जब वो गाड़ी मेरी गाड़ी के आगे आकर रुकी और जिस तरह से वो लोग ऐसे देख रहे थे, मुझे तो एक पल के लिए यही लगा कि सच में मेरा किडनैप हो गया है। और जब मुझे होश आ रहा था तब भी सच में, अरे कोई अपनों के साथ ऐसा करता है क्या आकाश? सच में भाई तुमने तो जान ही निकाल दी। लक्ष्य की ये बात सुनते ही आकाश गुलेरिया अब अपनी जगह से उठकर अब लक्ष्य की तरफ जाने लगते हैं। और वो जैसे ही अब वहां पर जाते हैं तो अब वो लक्ष्य के हाथों को धीरे धीरे अब खोल देते हैं। और यहाँ लक्ष्य भी अब अपनी जगह से खड़ा होकर कहता है, यार सच में हद करते हो तुम भी। अब चलो मुझे डिनर पर एक ट्रीट दो। अब लक्ष्य की ये बात सुनते ही आकाश गुलेरिया कहते हैं, अच्छा तो मतलब कि शादी तुम्हारी और ट्रीट भी तुम्हें मेरी तरफ से चाहिए? सच में कैसे इंसान हो तुम? अब आकाश की इस बात पर लक्ष्य कहता है, अगर शादी मेरी है तो तुम्हारी बहन की भी तो शादी है ना वो आकाश, तो बस उससे तुम्हें मुझे ट्रीट देनी होगी। अब लक्ष्य की इस बात को सुनकर वो दोनों ही अब हंसने लगते हैं और फिर अब वो एक दूसरे से को गले से लगाते हैं। इधर कुछ ही देर के बाद अब यहाँ पर आकाश गुलेरिया कहता है, अब चलें। ये सुनते ही अब लक्ष्य उसके साथ ही अपने कदमों को बढ़ा देता है। जैसे ही लक्ष्य भी यहाँ पर बाहर आता है तो बाहर दरवाजे पर तो यहाँ पर मयूर भी खड़ा हुआ था। मयूर को इस तरह से दरवाजे पर खड़ा हुआ देखकर अब लक्ष्य कहता है, अच्छा तो
तुम भी इसके साथ मिले हुए थे ना, है ना? और तुमने ही मेरे ऊपर स्प्रे डाला था ना? सच सच बताना मयूर, तुमने ही किया था ना ये काम? अब यहाँ पर लक्ष्य की इस बात पर अब मयूर कहता है, मैंने जो भी कुछ किया है वो आकाश के कहने पर ही किया है, क्योंकि देखो लक्ष्य, मैंने अपनी तरफ से तो कुछ किया ही नहीं है। आकाश भाई ने जैसे मुझे कमांड दी, मैंने बस उसी को फॉलो किया है, क्योंकि गुलेरिया परिवार की सारी सिक्योरिटी तो मैं संभालता हूँ ना, तो बस इसी लिहाज से अब चलो हमें ट्रीट दो। इस बात पर अब लक्ष्य कहता है, शादी के बाद रिसेप्शन होगा ना, तो उस पर ही मैं तुम्हें ट्रीट दूंगा। उससे पहले तो खबरदार कि मैं तुम्हें ट्रीट भी दे दूं। देखो, मैं तो उससे पहले ट्रीट नहीं देने वाला हूँ। ट्रीट अगर देगा तो आज आकाश देगा। अब यहाँ पर लक्ष्य की इस बात पर अब आकाश कहता है कि हमें फैमिली के साथ ट्रीट नहीं चाहिए, हमें तो देखो अकेले में ट्रीट चाहिए। तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि हमें ट्रीट दे दो, वरना देख लो फिर से कोई भी और स्टेप उठा सकते हैं, क्योंकि हमने तुम्हें पहले से ही एक डेमो दिखा दिया है लक्ष्य, और अगर तुमने हमें ट्रीट नहीं दिया तो ये डेमो अब एक नेक्स्ट लेवल का भी हो सकता है। अब आकाश की इस बात पर अब लक्ष्य कहता है, ठीक है, चलो चलते हैं। वैसे भी काफ़ी टाइम हो गया है, हमें कोई बॉयज ट्रिप हम सब ने कोई बॉयज ट्रिप भी नहीं की है। लक्ष्य की इस बात पर मयूर कहता है, हाँ यार, तुम्हारे एंगेजमेंट की रात ही हमने काफ़ी इंजॉय किया था। उसके बाद तो हम भूल ही गए हैं कि हमने कोई ऐसा पार्टी या कोई ऐसा एंजॉयमेंट किया भी हो। यहाँ पर वो तीनों भी एक दूसरे से बात करते हुए ही अब होटल प्रिजम्स की तरफ जाने लगते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ इधर धनंजय पीरामल अपने दोस्त करण गुलेरिया के साथ थे, और वो भी अपने दोस्त करण से कहते हैं, तू गाड़ी रोक, दिमाग खराब कर दिया है तूने। अभी यहाँ पर उसकी इस बात पर करण गुलेरिया गाड़ी को ब्रेक मारते हुए कहते हैं, इसमें मेरी क्या गलती है धनंजय? अरे वो डिजाइनर जो भी डिजाइन्स दिखा रहा था वो मुझे पसंद ही नहीं आ रहा था, तो अब तुम ही बताओ मैं कैसे किसी भी बिना पसंद आए हुए डिजाइन को फाइनल कर दूं? अरे मैं ऐसे ही किसी डिजाइन को फाइनल थोड़ी ना कर सकता हूँ धनंजय। अब तुम खुद ही बताओ इसमें मेरी गलती क्या है? करण की इस बात पर अब धनंजय पीरामल कहते हैं, सिर्फ तेरी वजह से हम आयशा के कॉलेज लेट पहुंचे। अरे कॉलेज भी बंद हो गया, वहां जाने का कोई फायदा ही नहीं हुआ, क्योंकि हमारा तो पूरा का पूरा समय तुम्हारे उन डिजाइन्स को देखने और सिलेक्ट करने में ही चला गया। करण, अगर तुम्हें ये डिजाइन पसंद ही नहीं थे तो तुम फिर किसी दिन का प्लान बना सकते थे ना। अरे तुम्हें अच्छी तरह से पता था कि हमें आयशा के कॉलेज जाना है, उसके बाद भी तुम तो वहाँ पर अपने डिजाइन्स में इस तरह से खोए हुए थे, और उसके बावजूद भी तुम्हें कोई भी पसंद नहीं आ रहा था। हद हो गई है यार करण, सच में। अब यहाँ पर धनंजय की इस बात पर अब करण गुलेरिया कहते हैं, ऐसी बात नहीं है करण, देखो फायदा तो हुआ है ना। अरे कितने सालों बाद हम इस एरिया में आए हैं। वैसे देखो, यहाँ की रबड़ी जलेबी का टेस्ट आज भी बिल्कुल वैसा ही है जैसा सालों पहले हुआ करता था। तुम्हें याद है ना कि यहाँ की रबड़ी और जलेबी कितनी ही अच्छी होती थी। सच में धनंजय, मैं तुझे बता नहीं सकता, तुम्हें भले ही ये क्यों ना लग रहा हो कि आज हमारा यहाँ पर आना वेस्ट हो गया, लेकिन मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा, क्योंकि यहाँ का रबड़ी जलेबी का स्वाद आज भी बिल्कुल वैसा का वैसा है जैसे सालों पहले हुआ करता था। और तुझे पता है धनंजय, सिर्फ एक यही खाने के लिए मैं स्वाति को हमारे कॉलेज से अपोजिट डायरेक्शन में लेकर आता था। वैसे स्वाति को देने के लिए इसे क्या मल्होत्रा हाउस में चले गया, क्योंकि हम चलते हैं, क्या पता स्वाति को इससे सब कुछ याद आ जाए। ये सुनते ही अब धनंजय पीरामल कहते हैं, अरे तुझे सब पता है उसे क्या याद है क्या नहीं है, तो ये बात किसी और के सामने कहना। देख करण, अभी यहाँ पर कोई और नहीं है, तो अब तुम्हें ये बात कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्वाति को तो सब कुछ याद है। वैसे तुझे याद है ना करण कि सालों पहले जब तू ये रबड़ी जलेबी लेकर स्वाति के घर मल्होत्रा हाउस गया था, तो कैसा स्वागत किया था यशवंत मल्होत्रा ने तेरा। तो स्वाति की छोड़, क्योंकि स्वाति को तो सब कुछ याद है ही। अपना बता, तू उस बात को भूल तो नहीं गया ना। धनंजय की इस बात पर अब करण गुलेरिया कहते हैं, अरे वो बुढ़ा तो मेरे प्यार का दुश्मन था ही, और वैसे भी उस रात मैंने थोड़ा ज्यादा पी भी लिया था। अब करण की ये बात सुनते ही अब धनंजय पीरामल अब करण गुलेरिया को घूर घूर कर देखने लगते हैं।
हैं और अब वो कहते हैं तो तू ऐसा कर भाई, तू गुलेरिया हाउस जा, मैं इसे स्वाति तक पहुंचा दूंगा और साथ के साथ तेरा प्यार भी। अब धनंजय की ये बात सुनते ही करण गुलेरिया कहते हैं उड़ उड़ के जाएगा क्या तू धनंजय? हाँ, जो बड़ा आया कहने के लिए कि मैं पहुंचा दूंगा, जाएगा कैसे? करण की इस बात पर अब धनंजय पीरामल कहते हैं नहीं नहीं करण, तू गलत सोच रहा है, क्योंकि उड़कर मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन हाँ शायद तू जा सकता है। मैं नहीं, तेरा प्यार और ये रबड़ी जलेबी का पार्सल ये सब उड़कर जाएंगे। वैसे अगर आपकी इच्छा हो तो आप अपनी प्रेम पत्र भी लिख सकते हैं इसके साथ। अब धनंजय की ये बात सुनते ही करण गुलेरिया कहते हैं ये तो मैं जरूर ही करूँगा, तुम्हें इसके बारे में मुझे सलाह देने की ज़रूरत नहीं है। ये कहते हुए ही करण गुलेरिया अब एक राइटिंग पैड को निकाल कर उसमें कुछ लिखने लगते हैं और यहाँ धनंजय पीरामल बस अभी अपने दोस्त को ही देख रहे थे, साथ के साथ उसकी इन हरकतों को भी। सच में उसे अभी यकीन भी नहीं हो रहा था कि वो दोनों अभी अपने लाइफ के स्टेज पर हैं, लेकिन आज दोनों को देख ऐसा लग रहा था जैसे आज भी ये कॉलेज के स्टूडेंट ही हों। इधर काफी अरसे एक बात करण गुलेरिया के चेहरे पर ये थी कि आज उसके चेहरे पर सच में वही खुशी थी जो सालों पहले हुआ करती थी जब वो स्वाति के लिए कुछ भी करता था। इधर कुछ देर के बाद जब करण गुलेरिया ने सब कुछ लिख लिया तो अब वो उस पेज को निकाल कर उसे अच्छी तरह से फोल्ड करके उसे धनंजय पीरामल को देता है और कहता है यहाँ धनंजय पीरामल अब पीछे वाली शीट से 2 पार्सल निकाल कर उसे के अंदर अब उस करण गुलेरिया के लिखे हुए इस लेटर को भी डाल देते हैं और अब वो गाड़ी से बाहर निकल कर आ जाते हैं और वो अब एक अजीब सी आवाज़ें निकालने लगते हैं। इधर कुछ ही देर में अब वहाँ पर उनकी आवाज़ों को सुनकर एक पंछी उनके सामने आ जाता है। यहाँ धनंजय पीरामल अब उस पंछी के पंजे में उस पार्सल को फंसा देते हैं और अब वो आंखों में अब उसे स्वाति मल्होत्रा के रूम की तरफ जाने के लिए कह देते हैं। यहाँ वो पंछी भी अब वहाँ से मल्होत्रा हाउस के लिए जाने लगता है। इधर उस पंछी के जाने के बाद अब धनंजय पीरामल वापस से अपनी गाड़ी में आकर बैठ जाते हैं और अब करण गुलेरिया अब अपने दोस्त से कहते हैं देखो धनंजय, तुम चिंता मत करो, कल सबसे पहले हम उठकर इस कॉलेज में ही आएंगे, क्योंकि भले ही आज तुम्हारा काम पूरा ना हुआ हो, लेकिन कल डेफिनेटली वो हो जाएगा, क्योंकि कल हमें कोई और काम नहीं, सबसे पहले काम हम यही करेंगे। करण की ये बात सुनते ही अब धनंजय पीरामल कहते हैं देखते हैं यहाँ क्या होता है। अब करण गुलेरिया अब अपनी गाड़ी को गुलेरिया हाउस की तरफ ले लेते हैं। इधर कुछ देर के बाद अब वो दोनों गुलेरिया हाउस के बाहर होते हैं। यहाँ करण गुलेरिया अब गाड़ी से उतरकर पीछे वाली सीट पर वहाँ पर कुछ पार्सल को उठाकर कहते हैं तो अंदर नहीं चलेगा क्या धनंजय, या बाहर से ही जाएगा? आजा अंदर आ। अब करण की इस बात पर धनंजय पीरामल कहते हैं नहीं यार, फिर कभी आऊँगा, अगर अभी अंदर आ गया ना तो बच्चों के मुंह में तो फिर मैं मारवा हाउस जाना ही मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जब भी मैं बच्चों को देखता हूँ ना तो मेरा मन करता है यहीं पर ही बच्चों के साथ रहने का, इसलिए अभी मुझे मारवा हाउस में जाना है, फिर कभी आता हूँ। इस बात पर अब करण गुलेरिया कहते हैं अगर ऐसा ही है तो फिर रुक जाओ ना धनंजय, वैसे भी तुम्हें किसने मना किया है? यहाँ धनंजय पीरामल अब पैसेंजर सीट से ड्राइविंग सीट पर आकर कहते हैं भाई अभी तो मैं जा ही रहा हूँ, लेकिन हाँ तू प्लीज कल कोई और एक्स्ट्रा काम मत रखना। देख आज तेरे इस गाउन के चक्कर में हम लेट हो गए हैं ना, तो देख गाउन तो मिला ही नहीं और ना ही हम टाइम से आए आयशा के कॉलेज, ना ही हम टाइम से पहुंच पाए, इसलिए कल के लिए अगर तुमने कोई प्लान भी बनाया हो तो मेरी मान उसे पहले ही पोस्टपोन कर देना। धनंजय की इस बात पर अब करण गुलेरिया कहते हैं अरे यार, तो मुझे थोड़ी पता था कि वो गाउन के चक्कर में इतना लेट हो जाएंगे, सच में मैंने भी ये सोचा ही नहीं था, लेकिन हाँ तू चिंता मत कर, मैं हूँ ना, मैं कल पक्का तुम्हारे साथ चलूँगा और देखना पक्का तेरा काम कल हो जाएगा, और हम सिर्फ कॉलेज ही नहीं आयशा के पुराने घर भी जाएंगे, ये तेरे दोस्त का वादा है धनंजय। करण की इस बात पर अब धनंजय पीरामल कहते हैं अपने वादे पर कायम रहना करण। यहाँ धनंजय पीरामल अब करण गुलेरिया को बाएं बोलकर मारवा हाउस के लिए निकल जाते हैं, तो वहीं अभी अपने हाथों में लिए हुए पार्सल को देखकर अब करण गुलेरिया कहते हैं कि आज अपने बच्चों को ये खिलाता हूँ।
देख, मुझे पूरा यकीन है कि उन्हें उन्हें सच में ये बहुत ही पसंद आएगा। जिस तरह से स्वाति मल्होत्रा को पसंद आता था, बच्चों को भी ये बहुत ही अच्छा लगेगा। ये सोचकर ही करण गुलेरिया अब अंदर की तरफ जाने लगते हैं। इधर करण जैसे ही अंदर आते हैं तो वो अब शारदा को आवाज़ लगाने लगते हैं। या शारदा, जो कि किचन में काम कर रही थी, जैसे ही उसे अब यहाँ पर करण गुलेरिया की आवाज़ सुनाई देती है तो वो भी उनकी आवाज़ को सुनकर जल्दी से हॉल में जाकर अब खड़ी हो जाती है और अब वो करण गुलेरिया से कहती है, साहब साहब क्या हो गया, आपने बुलाया? शारदा की इस बात पर अब करण गुलेरिया कहते हैं, शारदा, बच्चों ने डिनर कर लिया है क्या? करण की इस बात पर अब शारदा कहती है, अभी नहीं साहब, मैं तो बस लगाने ही जा रही थी कि तभी अब यहाँ पर रिया बेबी ने कहा कि वो तो बस अपने नानू के साथ ही खाना खाएगी, इसलिए उन्होंने अभी तक डिनर नहीं किया है। शारदा की ये बात सुनते ही अब यहाँ पर लतिका और पिंकी भी यहीं पर ही कहने लगे, वैसे मैंने प्रिंसेस लतिका की बात राजीव साहब से करवा दी है, वो भी आते ही होंगे। ये सुनते ही अब करण गुलेरिया कहते हैं, क्या राजीव घर पर नहीं है? कहाँ गया है वो? करण की इस बात पर अब शारदा कहती है, वो नहीं साहब, वो तो सुबह से ही निकल गए थे। इस बात पर अब करण गुलेरिया कहते हैं, ठीक है, जब सभी आ जाएंगे तो अलार्म बजा देना, साथ में ही सब डिनर करेंगे। और हाँ शारदा, देखो, मैं ये सभी के लिए ही लेकर आया हूँ ताकि डिनर के बाद सभी को सर्व कर सकें, इसलिए जब सबका डिनर हो जाए तो सबको ये डाल कर दे देना। करण की इस बात पर शारदा कहती है, जी साहब। यहाँ पर अब करण गुलेरिया शारदा को वो पार्सल दे देते हैं और कहते हैं, मैं तब तक चेंज कराता हूँ। ये कहते हुए ही करण गुलेरिया अब अपने रूम की तरफ जाने लगते हैं तो वहीं शारदा भी अभी अपने काम में फिर से दोबारा से लग जाती है। एक तरफ जहाँ पर गुलेरिया हाउस में डिनर की पूरी तैयारियां हो रही थी तो वहीं दूसरी तरफ मल्होत्रा हाउस में स्वाति अपने रूम की बालकनी में खड़ी कुछ सोच ही रही थी कि तभी उसकी नज़र अब यहाँ पर आसमान में उड़ रहे एक पंछी पर जाती है। उस पंछी को देखकर स्वाति भी यही सोच रही है कि ये इसके वहाँ पर क्या लटका हुआ है, लेकिन तभी उसने ध्यान दिया कि वो पंछी तो उसी की तरफ ही उड़ कर आ रहा था उसे। कि अब यहाँ पर जब वो पंछी यहाँ पर अब स्वाति मल्होत्रा के पास आकर अब वहाँ पर रेलिंग पर बैठा तो स्वाति मल्होत्रा अब यहाँ पर उस पंछी की आंखों में देखती है। इधर आंखों में अब एक दूसरे से बातें करते हैं। यहाँ पर उसकी सारी ही बातों को समझने के बाद अब स्वाति मल्होत्रा अब उस पार्सल को ले लेती है और अब उस पंछी से कहती है, यहाँ पर आने के लिए थैंक यू। यहाँ वो अब बालकनी में रखे हुए पानी को पीने लगता है क्योंकि उस पंछी को प्यास लगी थी। तो वहीं अब स्वाति मल्होत्रा अब अपने रूम में जाकर अब उस पार्सल को खोलती है तो उसमें से एक जानी पहचानी सी महक आ रही थी। सालों पहले की इस महक को यहाँ पर अब स्वाति उस महक को पहचानने की कोशिश कर रही थी। इससे पहले कि उसकी नज़र अब यहाँ पर करण गुलेरिया के लिखे हुए लेटर पर जाती कि तभी अब उसके कानों में श्वेता की आवाज़ आती है जो कि अब स्वाति को डिनर करने के लिए बुला रही थी। यहाँ पर श्वेता नीचे से अब स्वाति मल्होत्रा को आवाज़ लगा रही थी, बुआ जी प्लीज़ आ जाओ, देखिए डिनर के लिए सभी एकत्रित हो गए हैं। श्वेता की इस बात को सुनकर अब स्वाति मल्होत्रा भी अब अपनी जगह से जैसे ही उठती है तो जैसे ही स्वाति अब उठी तो उसके कपड़ों पर से अब एक पेपर नीचे जमीन पर गिर जाता है। उस पेपर को देखकर तो अब स्वाति मल्होत्रा कहती है, लगता है कि इन दोनों दोस्तों ने इस पार्सल के साथ बिल भी डाल दिया है, नहीं तो पेपर का इस पार्सल में क्या काम। यही सोचते हुए स्वाति मल्होत्रा उस पेपर को अपने साइड टेबल पर रख देती है और वो अब अपने रूम से निकलकर अपने हाथ में अब उस पार्सल को लेकर सीधा ही नीचे जाने लगती है। यहाँ पर स्वाति जैसे ही नीचे पहुँचती है तो किशन मामा अब स्वाति से कहते हैं, दीदी क्या आप पुरानी दिल्ली गई थी क्या? किशन की इस बात पर अब स्वाति मल्होत्रा कहती है, ये क्या कह रहे हो किशन तुम, मैं तो यहीं पर ही थी, भला मैं पुरानी दिल्ली क्यों जाऊंगी। किशन की यहाँ पर स्वाति की ये बात सुनते ही अब किशन मल्होत्रा कहते हैं, तो फिर क्या अभी
पिछली बार की तरह इस बार भी मिस्टर करण गुलेरिया चुपके से आपके रूम में आकर गए हैं क्या? क्योंकि देखिए अब तो मुझे ऐसा ही लग रहा है, अगर आप अब पुरानी दिल्ली नहीं गए हैं तो जरूर मिस्टर करण ही यहाँ पर आए होंगे। किशन की ये बात सुनते ही अब स्वाति मल्होत्रा कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, और हाँ अंजलि जरा इन्हें सर्विंग बाउल में ट्रांसफर करके ले आओ। अब यहाँ पर श्वेता की ये बात सुनते ही अंजलि मामी कहती है आज भी सच में इसकी सालों बाद भी बिल्कुल सेम वही महक है जैसे सालों पहले होती थी। अब उसकी इस बात पर किशन मामा कहते हैं हाँ वो तो होगी ही, अरे इतने सालों में इनका फैमिली बिजनेस जो इतना बड़ा बन गया है, और वैसे माँ को भी पसंद है ये, उन्हें थोड़ा एक्स्ट्रा दे देना। वैसे स्वाति तुम्हें याद है बचपन में पापा हम सभी को पुरानी दिल्ली लेकर जाते थे, और मैं और तुम तो बस वेट करते रहते थे कब वो शो पाएगी और हम दोनों ये जलेबियाँ बनाते हुए उन्हें देखेंगे।